हेलो बच्चों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वेरियस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस जैसे कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक्सो वर्ड बना है एग्जैक्ट से और थर्मिक थर्मल से। थर्मल मींस हीट, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट इवोल्व होती हो, उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। यदि हम किसी एक जनरल रिएक्शन की बात करें जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्टेड हो रहे हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है तो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हमेशा लेस होगी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से। मैथमेटिकली यदि हम एंथैल्पी चेंज की बात करें, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अब क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, दैट इज व्हाई एक्सोथर्मिक के लिए हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव आता है। इसको यदि हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करें, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, दिस इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो इसलिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में यदि कन्वर्ट होना है तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, यानी एनर्जी रिलीज करेगी, जिसकी वजह से डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब यदि हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड या द रिएक्शंस विच आर प्रोसीड विद द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जब हीट एब्सॉर्ब हुई है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट की एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दैट इज व्हाई मैथमेटिकली जो डेल्टा एच होगा दैट शुड बी द, क्योंकि एचपी माइनस एचआर होता है और प्रोडक्ट की एनर्जी हमने अभी बताया ज्यादा है रिएक्टेंट से, दैट इज व्हाई जो डेल्टा एच है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। यानी एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरह से यदि हम ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? उसको एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा, यानी डेल्टा एच जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कार्बन की कंबस्शन है, इट विल प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा एच इज -393.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच माइनस है, मींस ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक टाइप की है, यानी इसमें हीट रिलीज होती है। इसी तरह से यदि मैं एक रिएक्शन की और बात करूं, जैसे N2 प्लस O2 इट गिव्स 2NO, इसके लिए जो डेल्टा एच है दिस इज 180.7 किलो जूल पर मोल।
अब क्योंकि यहां डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन, यानी एनर्जी की एब्सॉर्प्शन के साथ साथ ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। तो फिर थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या हुई? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस नाम से ही क्लियर है, थर्मो यानी थर्मल एंड केमिकल। सो ऐसे रिएक्शंस which represents the reactions or equations which represents the heat evolved or absorbed, those are called as a thermochemical reactions। यानी जो reactions, जो equations हीट के इवोल्यूशन को या हीट के एब्सॉर्प्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, उनको हम क्या कहेंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द हीट चेंज व्हेन नंबर ऑफ reactants given in a balanced chemical equation gets completely reacted to form products. During that the heat change is called as a heat of reaction or enthalpy of reaction। यानी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपको दिए हुए हैं, जब वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उस समय जो टोटल हीट चेंज होगी, चाहे वो हीट इवॉल्व हो चाहे वो हीट एब्सॉर्ब हो, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। यदि हमें किसी एक रिएक्शन में एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट दी हुई हो और एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स दिए हुए हो, तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मिंग एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी जितने भी प्रोडक्ट दिए हुए होंगे उनकी सभी की एंथैल्पीज का सम करने के बाद उसमें से सभी रिएक्टेंट की एंथैल्पीज के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल गिव द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। वो हमें उस रिएक्शन की एंथैल्पी देगा। अब ये जो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन है ये वेरियस टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नाम से ही क्लियर है, कंबस्ट करना, बर्न करना यानी जलना। सो द हीट चेंज व्हेन 1 mole of a substance completely burnt in presence of oxygen। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई सब्सटेंस बर्न करता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीटली कंबस्ट करता है, बर्न करता है, उस समय जो हीट चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाएगी। क्योंकि जब भी कंबस्शन होता है तो हीट रिलीज होती है, तो इसलिए यहां पर आप स्पेसिफिकली हीट रिलीज्ड भी लिख सकते हो। द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे
मीथेन की कंबस्चन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमें पता है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है ऑक्सीजन में, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहां पर ये 2 हो गया और ये 2 हो जाएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। इसके लिए जो डेल्टा H है दैट इज -890.4 किलो जूल पर मोल है, यानी इतनी हीट एनर्जी रिलीज होगी इसके 1 मोल के बर्न करने पर। सो ये क्या हुई? एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन हुई। यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड की बात करें, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? हमें पता है कोई भी मशीन फ्यूल के बर्निंग पर काम करती है। जब फ्यूल बर्न करता है तो वो मशीन काम करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन की तरह से काम करती है। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करती है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल यूज टू डू द वर्क बाय द बॉडी। उसकी वजह से ही बॉडी जो है ना वर्क करती है। सो फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड क्या हुई? द अमाउंट ऑफ heat released in calories or joules when 1 gram of the food is burnt in presence of oxygen। जब 1 ग्राम फूड का बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फूड कहलाएगी। जैसे सपोज ग्लूकोज की भी हम बात करें, ग्लूकोज क्या करता है? पहले ब्रेकअप करता है। जब ये बॉन्ड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, then it will produce carbon dioxide and water molecule, साथ में हीट एनर्जी रिलीज करता है। यहां से जो हीट एनर्जी रिलीज होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2840 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है कैलोरीफिक वैल्यू? क्योंकि इसको बैलेंस करेंगे अभी हम, यहां पर 12 और यहां पर 6, 18 हो गए, तो यहां पर हमें क्या करना होगा? 6 करना होगा। ये कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है क्योंकि ये जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ये 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज के कंबस्ट करने पर हो रही है, जबकि कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहलाती है? 1 ग्राम ऑफ द फूड के कंबस्ट करने पर जो हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम के आसपास होता है। यानी 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 होता है, एक्सप्रेस्ड इन यूनिट दैट इज 180 ग्राम। तो 1 ग्राम का यदि हमें निकालना है तो फिर कैलोरीफिक वैल्यू क्या आ जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 2840 डिवाइडेड बाई 180। तो ये डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is formed from its elements under
given set of conditions, कौन सी? टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा, जो कंडीशंस आपको दी हुई हैं, उन कंडीशंस में जब 1 मोल सब्सटेंस का उसके एलिमेंट से फॉर्म होता है, उस समय जो हीट चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन यदि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is formed in their standard state from its elements taken in their standard state, taken in their standard state, यानी जिन एलिमेंट से बनना है वो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, और जब सब्सटेंस बनता है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट मींस 298 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। यदि हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पता हो और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पता हो, देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन क्या होगी? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे तो वो हमें क्या देगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन देगा। इसी तरह से यदि हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है द हीट चेंज व्हेन 1 gram equivalent of an acid is neutralized by a base, then the heat change is called as a enthalpy of neutralization। यानी जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, यदि हम यहां इन दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लें, देन इट विल प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर, एंड फॉर दिस द डेल्टा H found to be minus 57.1 किलोजूल पर मोल। यानी इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, यानी हीट इवॉल्व हो रही है, दैट इज 57.1 किलोजूल पर मोल। यहां से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आता है कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of a strong acid with a strong base always have the same value, and that value is 57.1 किलोजूल पर मोल। हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 57.1। ऐसा क्यों होता है? This is because 1 gram equivalent of a strong acid
always gives the same number of H ions. इसी तरह से 1 gram equivalent of a strong base always give the same number of OH ions. That is why इनकी न्यूट्रलाइजेशन पर हमेशा जो वैल्यू मिलेगी आपको, हीट इवॉल्व होगी, वो हमेशा सेम होगी, दैट इज 57.1 किलो जूल पर मोल। परंतु वीक एसिड की वीक बेस के साथ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलग अलग होती है, क्योंकि वीक एसिड या वीक बेस क्या होते हैं, जो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं। इसलिए हर वीक एसिड और हर वीक बेस डिफरेंट नंबर ऑफ H आयंस और OH आयंस देगा। दैट इज वाई उस केस में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द हीट चेंज व्हेन 1 mole of a substance dissolved in given amount of solvent या स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में जब 1 मोल किसी सॉलिड सब्सटेंस का हम डिसॉल्व करते हैं तो उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। सपोज हम एक सॉलिड सब्सटेंस AB, इसके डिसोल्यूशन की बात करते हैं। जब ये डिसॉल्व करेगा तो ये हमें सॉल्यूशन में A पॉजिटिव और A नेगेटिव एक्वस आयंस देगा। यहां जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो डिसोल्यूशन है इस सॉल्ट की वाटर में, ये 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, जिसमें सॉलिड आयंस में ब्रेकअप करता है, गैसियस आयंस में, जिसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। और फिर ये जो आयंस हैं दे कंबाइन विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ड्यूरिंग दैट the heat energy is released, that is called as the hydration energy. This is step 2. इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी चेंज होगी ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2, दैट इज लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट द आयन फ्री फ्रॉम देयर लैटिस साइट, यानी सॉलिड में जो लैटिस साइट्स पर आयन रखे हैं उनको वहां से फ्री करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, how can we calculate the lattice enthalpy? Lattice enthalpy can be calculated with the help of Born-Haber cycle. Born-Haber cycle से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सपोज हम सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सोडियम सॉलिड when combined with the chlorine gas it will produce the sodium chloride solid, और जो heat change होगी that is called as the standard enthalpy of formation। अब ये एक ही स्टेप में जो हमने लिखा है it will occur in the various steps। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले सॉलिड सोडियम, इसको हम हीट ऑफ सब्लिमेशन देंगे जिससे ये सोडियम गैसियस में कन्वर्ट होगा। नाउ आफ्टर देन आयोनाइजेशन एनर्जी देने पर ये सोडियम आयन गैसियस में कन्वर्ट होगा। अब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है
ये पहले हमें इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए हमें इसको डिसोशिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी जब हम इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको आयनिक स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ अब ये जो आयंस हैं गैसियस स्टेट में, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द आयनिक सॉलिड, देन जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्रॉपर साइन का ध्यान ना रखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोशिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। प्रॉपर साइन हमने यूज करना है, दिस इज विदाउट प्रॉपर साइन, क्योंकि जहां एनर्जी रिक्वायर होगी, जैसे सब्लिमेशन में, आयनाइजेशन एंथैल्पी में, डिसोशिएशन में, इनमें क्या करना है, हमने पॉजिटिव दिखाना है। जहां एनर्जी रिलीज होगी वहां हमने माइनस दिखाना है। तो यदि हम इन सब की वैल्यूज यहां पुट कर दें तो इट विल गिव द लैटिस एंथैल्पी U। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस लैटिस एनर्जी फाउंड टू बी -788 किलो जूल पर मोल। माइनस है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तभी जब लैटिस एंथैल्पी जब रिलीज होती है तभी कोई आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। तो दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज माइनस। तो इस तरीके से हम बॉर्न-हैबर साइकिल की हेल्प से लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, ये क्या होता है? एटोमाइजेशन वर्ड बना है एटम से। सो द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is dissociated into gaseous atoms। जब 1 मोल सब्सटेंस को हम डिसोशिएट करके गैसियस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वर्ड बना है हाइड्रा यानी वाटर से। सो द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट combines with required number of water molecules। जैसे कॉपर सल्फेट है अनहाइड्रस सॉल्ट, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर और इस टाइप का हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। इस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? कॉपर सल्फेट की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगी। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस, ये क्या होता है? एलोट्रोप्स हमें पता है, कोई भी एक एलिमेंट जब डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और उनकी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस फॉर्म करता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है परंतु केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे कार्बन
डायमंड और ग्रेफाइट, दो एलोट्रॉप्स वेल नोन एलोट्रॉप्स हैं। तो एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस क्या होती है? द हीट चेंज व्हेन 1 mole of an allotrop is converted into another। उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस कहलाएगी। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होता है? जब कोई ट्रांजिशन मींस चेंज, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, या सॉलिड सीधा गैस फेज में कन्वर्ट होता है, उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन कहलाएगी। जैसे नंबर 1 यदि हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूज कौन करेगा? सॉलिड सब्सटेंस फ्यूज करेंगे, मेल्ट करेंगे। सो द हीट चेंज when 1 mole of a solid substance is converted into liquid at its melting temperature, then the heat change is called as a एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यानी जब 1 मोल किसी सॉलिड सब्सटेंस का उसके मेल्टिंग टेम्परेचर पर कंप्लीटली लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय जो हीट चेंज होती है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ, यदि हम वेपोराइजेशन की बात करें, नाम से ही क्लियर है, वेपोराइज करेगा कौन? लिक्विड करेगा। सो व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट एट ए टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर? एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, तब जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। और इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, enthalpy of sublimation means the heat change when 1 mole of solid substance is directly converted into the gaseous state at a temperature below its melting temperature। उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी।